नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। शाम के 5 बज गए हैं और कुरुक्षेत्र में आज बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा के। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, आखिर इसके जरिए राहुल गांधी क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या कोशिश है राहुल गांधी की? क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही संदेश देने की कोशिश है या फिर विपक्ष के नेताओं के लिए भी कहीं ना कहीं इसमें एक संदेश छिपा हुआ है? क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में लगभग 1.5 साल का वक्त है, लेकिन उससे पहले ही भारत जोड़ो यात्रा काफी कुछ कहती हुई नजर आ रही है। क्या विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर पाएंगे राहुल गांधी या फिर विपक्षी पार्टियों का जो एक खेमा बनेगा उसका सबसे बड़ा चेहरा खुद राहुल गांधी होंगे? तो देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा से क्या कांग्रेस पार्टी जो है एक बार फिर से खड़ी हो पाएगी, मजबूत हो पाएगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कहा जाए कि एक बड़ी यात्रा है और 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की यात्रा रहने वाली है। राहुल गांधी इसको लेकर तो देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो राहुल गांधी ने शुरू कर दी है। नए मिशन की शुरुआत राहुल गांधी के द्वारा कर दी गई है और इसी पर आज हम बात करेंगे। तमाम जो मेहमान हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राहुल गांधी की यात्रा आखिर क्या संदेश देगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसके ज़रिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाह रही है, क्या संदेश देना चाह रही है, ये जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। देखिए, आज कन्याकुमारी से जो है वो यात्रा की शुरुआत और यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं और कई बड़े जो नेता हैं वो इस यात्रा में शामिल हैं। कन्याकुमारी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा जाएगी, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अब कहीं ना कहीं राजनीति जो है, राजनीतिक बयानबाजी वो भी शुरू हो गई है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक सोनकर जी बीजेपी प्रवक्ता है और विकास श्रीवास्तव जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप यशवर्धन जी राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं विकास श्रीवास्तव जी के साथ। विकास जी, क्या संदेश देने की कोशिश है ये भारत जोड़ो यात्रा के जरिए? क्या सिर्फ कहा जाए कि बीजेपी के सामने एक डटकर खड़े रहने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है या फिर कहीं ना कहीं विपक्षी जो पार्टियां हैं उनको भी एक कड़ा संदेश देने की कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है? विकास जी, देखिए, गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक सामाजिक असमानता को लेकर जिस तरह भारत को तोड़ने की और डराने की जो षड्यंत्र हो रहा है, नफरत और विघटन की जो पृष्ठभूमि तैयार करी गई है 8-8.5 साल में, उसको गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने उदयपुर चिंतन शिविर में तय किया था कि भारत में भय का जो माहौल बनाया गया है, जो लोगों में अपनी रोजगार को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, आने वाले पीढ़ी में जो भय है, और लगातार इस चीज़ अपनी आक्रमणता और नाकामी को मोदी सरकार ने छुपाने के लिए देश में नफरत विघटन का माहौल बनाया है। और प्रधानमंत्री एकदम खामोशी से लगातार, आपने देखा पिछले दौर में किस तरह नुपुर शर्मा का एपिसोड हो रहा है, किस तरीके से लगातार बेरोजगारी को छुपाने के लिए धार्मिक उन्माद पैदा करने का माहौल जो बनाया गया, उन सब चीज़ों को लेकर कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने उदयपुर के चिंतन शिविर में तय किया था कि भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी और भारत को जोड़ने का माहौल बनाने का, क्योंकि जो नफरत को प्यार से ही जीता जा सकता है। और इसीलिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये मिशन शुरू किया और आज उस को अंजाम पे पहुंच गया है। और आज अभी तुरंत राहुल जी अभी इस वक्त वहां से यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं और देश को इस संदेश देने जा रहे हैं। जो है वो राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से शुरू की गई है। क्या आपके लिए कोई खतरा है ये यात्रा? नहीं, देखिए, एक तो सकारात्मक पहलू है जी। वो शब्द धन का निशान है जी, बढ़ाने का निशान है, ठीक है। और तोड़ो शब्द नकारात्मक शब्द है, तोड़ के
राज करना हो चाहे नफरत बांटना हो, वो नकारात्मक एक निशान है। मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी को इसमें किसी तरीके का कोई खतरा है, और खतरा भी हो तो अगर भारत को जोड़ने की बात कोई कर रहा होगा, भारत को समृद्धि की तरफ ले जाने की बात कर रहा होगा, भारत में डर भय और आपस में बांटने को कोई खत्म करने की बात कर रहा होगा, तो समाजवादी पार्टी ऐसे डर और भय से हमेशा लड़ने के लिए और उसके सामने खड़े रहने के लिए तैयार है। इसमें किसी तरीके का कोई भी तथाकथित कोई डर या भय सामने रखने की आवश्यकता नहीं रही। लेकिन आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है आज भारत को 21वीं सदी में, और एक जहां प्रोस्पेक्ट पूरी वर्ल्ड वाइज हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइज हम तमाम सारी बातें कर रहे हैं। आज मैं एक उदाहरण दूंगा तब आपको शायद समझ में आएगा जी। भारत ये वही देश है, 1824 की घटना मुझे याद इतिहास के पन्नों में दर्ज है। एक सीताराम नाम का एक सिपाही था जो अफगानिस्तान युद्ध करने चला गया था। आपको पता है जब वो युद्ध करके वापस आया तो उसकी बटालियन में उसको अछूत की तरह भेदभाव उसके साथ किया गया। कब की बात? 1824 की बात बता रहा हूँ। सीताराम नाम, मतलब अगर कोई देश के सीमा के बाहर कोई कदम रख देता था तो उसको अछूत समझा जाता था इस देश में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास के पन्नों में दर्ज है और इतिहासकारों ने लिखा है जी। लेकिन समंदर पार कर लो तब तो अछूत हो ही जाते थे, ये भी एक बड़ी बात थी उस दौर की। लेकिन आज जब 21वीं सदी में हम हैं और हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो रहे हैं, लोग वैज्ञानिकता की तरफ जा रहे हैं, लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तमाम सारे उन पहलुओं को छू रहे हैं जिससे कि वो डेवलप करके दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। भारत क्या कर रहा है? भारत को जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी भारत के राजनीतिक दलों को। इसकी भी आवश्यकता न पड़ती अगर मौजूदा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही होती, नफरत की राजनीति न कर रही होती, डेवलपमेंट पे लगातार वो अपने नए नए विजन रख रही होती, निश्चित तौर पे ये होता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तो तब होता है शांतनु जी जब भारत का प्रधानमंत्री ये कहता है कि हम अमुक व्यक्ति को कपड़ों से पहचान लेते हैं, मैं किसी की टोपी नहीं पहनता, मैं कभी ये नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें जो बीजेपी के मौजूदा नेताओं के द्वारा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या राज्यपाल भी जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, जो राजनीतिक दलों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, उनके भी बयानात ऐसे ही हैं। तो निश्चित तौर पे अगर आज ये हो रहा है तो निश्चित तौर पे विपक्ष की सफलता है और मौजूदा सत्ता के लिए बहुत बड़ा डेंट है कि उनके कार्यकाल में इतनी बड़ी पदयात्रा निकल रही है। दीपक जी से 4000 किलोमीटर जवाब ले लेते हैं। दीपक जी, अगर सरकार कुछ कर रही होती, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही होती, अच्छी नीतियां बना रही होती, तो आज भारत जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, मनोज जी कह रहे हैं। भारत छोड़ो यात्रा के मशहूर कलाकार राहुल गांधी है, और भारत छोड़ो यात्रा नहीं, ये परिवार जोड़ो यात्रा है। निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ, इस यात्रा के माध्यम से जब राहुल गांधी जी खुद ही जनता के बीच में जाएंगे और देखेंगे कि 8 वर्षों में कैसे देश को बदलने का काम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, कैसे आज देश 8 वर्षों के अंदर आत्मनिर्भर भारत बन करके आया, आज किस तरीके से देश के अंदर एक एकता खड़ा हुआ है, देश के अंदर ऐसे इकट्ठा मानव स्वभाव खड़ा हुआ है, किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने नए नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के माध्यम से, युवाओं के रोजगार के माध्यम से ये तो बदलाव दिखाई दे रहे हैं, आज वो भी यात्रा के माध्यम से देखें। मैं बताना चाहता हूं कि यात्रा के माध्यम से भी जब जनता के बीच में और किसानों के बीच में जाएंगे तब भी पता चलेगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने किसान निधि 11 करोड़ लोगों को 6000 रुपए वाली किसान निधि के रूप में दिया गया। तो निश्चित रूप से ये जो बदलाव दिख रहा है देश के अंदर, ये जो बदलाव 8 वर्षों के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी ने खड़ा करके दिखाया है, उस बदलाव को भी देखेंगे और निश्चित रूप से ये जनता भी उनको जवाब देगी कि आप पहले कहां थे और जो तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। आज देश की जनता का भरोसा किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, लगातार कैसे डिजिटल इंडिया के माध्यम से, आत्मनिर्भर के माध्यम से,
लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से अगर देश को एकता और एकता का करने का काम किया है, तो जैसे ही धारा 370 खत्म होती है तो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक साथ होता है। कैसे 3 तलाक जैसे महिलाओं को निजात दिलाने वाले कानून से, और किस तरीके से महिलाओं को रसोई गैस के चूल्हे से निजात दिलाने वाले कैसे करने वाले और महिलाओं को एक साथ जोड़ने के लिए अखंडता का काम करने का काम किया है देश के प्रधानमंत्री। तो निश्चित रूप से मैं तो यह कहना चाहता हूं शांतनु जी कि यात्रा तो है, यात्रा के साथ साथ ये परिवार जोड़ो यात्रा भी है और भारत जोड़ो तो यात्रा के साथ के कलाकार तो आप देखते हैं कि भारत से बाहर तो राहुल गांधी जी रहते हैं। तो निश्चित रूप से आप देखिए कि किस तरीके से अगर इस यात्रा के माध्यम से जाएंगे तो देश के अंदर विकास के अलावा, डेवलपमेंट के अलावा, डिजिटल इंडिया के माध्यम से अलावा, आत्मनिर्भर के माध्यम से अलावा जनता उनको खुद जवाब। ठीक है, दिलीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। दिलीप जी आपके पास आते हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल रही, पूरे दमखम से निकाल रही, पूरे जोर शोर से निकाल रही, लेकिन सवाल कई सारे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए आप इसको किस तरह से देखते हैं, पहले तो ये। दूसरा ये कि राहुल गांधी लगभग 2 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं और इस अभी तक कोई देखा जाए तो बहुत बड़ा कोई कारनामा उन्होंने नहीं करके दिखाया है। तो ये कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी की एक शाख है या फिर उनकी शाख पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है वो खड़े हो रहे हैं। क्या ये यात्रा राहुल गांधी की एक तरह से रीलॉन्चिंग यात्रा नहीं है? क्या लगता है आपको सर? शांतनु जी, इस यात्रा से देश को क्या फ़ायदा होगा या देश को क्या नुकसान होगा ये बात की है, लेकिन ये जो 3500 किलोमीटर की 150 दिनों में कवर करने वाली यात्रा का शेड्यूल जो राहुल गांधी ने बनाया है, ये राजनीति को पुराने ज़माने में लेकर के जा रहा है, जहाँ पर राजनीति का मतलब होता था जनता से 1 to 1 कनेक्ट। जब ट्विटर नहीं होता था, फेसबुक नहीं होता था, सोशल मीडिया नहीं होता था, बयानबाजी वहाँ से नहीं होती थी, बल्कि मंचों पर जाकर के और जनता के बीच जाकर के होती थी। तो ये जो शेड्यूल राहुल गांधी ने बनाया है, एक तरीके से पुरानी जो राजनीति की परिपाटी हुआ करती थी उसको दोबारा से स्थापित करने की अच्छी पहल है, मैं ये कहूँगा। लेकिन ये सारी चीज़ें राहुल गांधी के लिए भी अच्छी साबित होंगी, क्योंकि जब वो 3500 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे, अगर वो खुद भी तय करेंगे, तो वो पूरे देश को घूमेंगे। और मुझे लगता है कि अपने पूरे राजनीतिक करियर में अब तक राहुल गांधी जी इतने जनता के बीच में कभी नहीं होंगे, इतनी यात्रा उन्होंने कभी नहीं करी होगी। और जब डिफरेंट एरिया में जाएंगे तो वाकई में वो डिफरेंट तरह के लोगों से मिलेंगे, डिफरेंट तरह की मानसिकता के लोगों को मानसिकता को समझेंगे। ज्योग्राफी क्या है, लैंग्वेज क्या है, जातिवाद क्या है, क्षेत्रवाद क्या है, इस बात को समझने में उन्हें बहुत अच्छी मतलब एक अच्छा उनको बेस मिलेगा और वो बेस उनको कहीं ना कहीं आगे राजनीतिक रणनीति बनाने में काम आएगा। ये तो कांग्रेस की नज़र से है। अब इसको राजनीति की नज़र से अगर आप देखेंगे तो ये सिवाय एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि आप 150 दिनों में 3500 किलोमीटर की पदयात्रा कर लेंगे। इन पदयात्रा से देश की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अगर आपके हिसाब से समस्याएं हैं तो अगर देश में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है तो क्या पदयात्रा करने से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो जाएगा? नहीं सर, वो ये कह रहे हैं ना कि ये महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ जागरूक करने के लिए यात्रा है। हाँ, जागरूक करने के लिए यात्रा है, लेकिन आप 3500 किलोमीटर की यात्रा कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक 150 दिनों में करेंगे तो पहला सवाल तो ये उठागा कि आपसे कितने लोग जुड़ेंगे। अगर कांग्रेस के लोग ही आपके साथ चल रहे हैं तो कांग्रेस के लोगों को जागरूक करने की जरूरत नहीं है। और आम जनता अगर आपसे जुड़ी होती या आपकी चीजों से प्रभावित होती, क्योंकि ये तो मुद्दे आप कई बार उठा चुके हैं, लगातार उठा रहे हैं, और जब से राजनीति शुरू हुई तब से बेरोजगारी है, महंगाई है, कानून व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, ये 4-5 किसानों का मुद्दा है। ये 4-5 मुद्दे ऐसे हैं जो सिंस इंडिपेंडेंस या बिफोर इंडिपेंडेंस इस देश में थे और आज़ादी के बाद वो राजनीति का मुद्दा बन गए। तो अगर आपकी इन मुद्दों से जनता प्रभावित होती तो आपकी साख धीरे धीरे गिर नहीं रही होती। जिस तरीके से आप हर स्टेट से पहले आप सेंटर से सिमटे, फिर आप स्टेट से सिमटते चले जा रहे हैं। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि राजनीति के मद्देनज़र एक अच्छी पहल है। राहुल गांधी जी को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और वास्तविकता में सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है विकास जी, कितने लोग जोड़ पाएंगे आप इस यात्रा के जरिए? अगर सिर्फ वो, जिस तरह से दिलीप जी ने कहा कि अगर सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही के कार्यकर्ता ही आपके साथ जुड़ रहे हैं तो फिर उनको जागरूक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, राहुल जी ने आज जो सब विषय उठाया है जी, ये विषय उठाने की ज़रूरत क्या है उस पर मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। जब देश की मीडिया बिक रही हो, देश का संवैधानिक ढांचा निरंकुशता के हाथों में नंगा नाच नाचने के लिए तैयार हो गया हो,
जब आम जनमानस की आवाज को सुनने वाला कोई ना हो, सारे पीएसयू बेचे जा रहे हों, भारतीय अर्थव्यवस्था श्रीलंका के रास्ते की ओर जा रही हो, और देश के मुखिया जो चौकीदार बनते हैं उन्होंने न महिला हिंसा पे एक शब्द बोला, न बेरोजगारी पर एक शब्द बोला, न महंगाई पर एक शब्द बोला। करोड़पति लोग करोड़पति होते जा रहे हैं और आम इंसान गरीब होता चला जा रहा है। भारत को 50 साल पीछे ढकेलने की बात मैंने कही ना। ऐसे में आम जनमानस से कनेक्ट होना जरूरी है। आम जनमानस की सुख दुख को समझना और उसकी आवाज को उठाने के लिए उसके बीच में जाना कोई राजनीतिक खेल नहीं है, और यह आसान काम नहीं है 20-25 किलोमीटर प्रतिदिन, और ये लंबा मिशन है, ये एक तप है, ये तपस्या है। ये राहुल गांधी के अलावा मैं चैलेंज करता हूं, मोदी जी या अमित शाह कोई चल के दिखा दे। वो पैदल पदयात्रा एक एक गांव में जाएगी, 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों को जोड़ते हुए राहुल गांधी एक एक जनमानस की दिल की भावना को, आवाज को उठाकर उकेरेंगे और सामने लाएंगे, जिसको किसी भी मीडिया की जरूरत नहीं है, किसी के संबल की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी के अंदर खुद भी संबल है। राहुल गांधी वो शख्स है, किसी आसान नहीं है राहुल गांधी बनना। जब वो अपने पिता के को याद कर रहे थे, जहां पर उनके पिता के विकास जी, जब आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप लोग सिर्फ मीडिया को निशाना बनाते हैं। होने दीजिए। देखिए, भावनाओं के साथ मत खेलिए। देखिए, जब हम बोल रहे हो थोड़ी देर के लिए ध्यान रखिए, धैर्य रखिए। जब भावनात्मक मुद्दा हो उसमें भी डिबेट नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी बात समझने की कोशिश कीजिए। जब अपने पिता के जहां पर टुकड़े टुकड़े हो गए हो, वहां पर बैठे व्यक्ति के अगर आम जनमानस होगा, उसके अंदर क्रोध होगा, आक्रोश होगा, गुस्सा होगा। पर राहुल गांधी जी ने क्या कहा? नफरत की राजनीति की वजह से मैंने अपने पिता को खोया है, और मैं अपने प्यारे इस देश को इसके चलते खोने नहीं दूंगा, क्योंकि प्यार नफरत को हराएगा और आशा डर को हराएगी। क्योंकि इस देश में जो नफरत विघटन बंटवारे का जो जहर घोला जा रहा है, उससे लड़ने के लिए राहुल गांधी निकले हैं। ये राजनीति का विषय नहीं है, या आपकी डिबेट का विषय हो सकता है कि वो राजनीतिक पैतरे हैं या राजनीतिक कोई जमीन तलाश रहे हैं। हमने रैली किया, हमने कोई तैयारी नहीं की थी। हमने जितनी प्रेडिक्शन किया था उसकी 4 गुना भीड़ यहाँ पर आई, क्योंकि आज देश का आम जनमानस करहा रहा है और राहुल गांधी आशा और विश्वास है और खौफ नहीं, जिसे मुरझाने का। मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं, और कैसा भी दौर आए ये देश राहुल गांधी के साथ खड़ा है। ठीक है, हो गया आपका। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर, जब आपको कुछ नहीं मिलता तो आप सिर्फ मीडिया को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। आप कह रहे हैं कि यात्रा निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मजबूत विपक्ष जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। विपक्ष को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, अच्छी बात है। भावनात्मक रूप से भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन मीडिया को टारगेट क्यों करते हैं आप लोग? क्या मीडिया जो है, क्या विपक्ष की बात नहीं करती है? आप देखिए आप पिछले सर, तो दूसरा कार्यकाल चल रहा है मोदी सरकार का। कितने बार राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली है बताइए? अब चुनाव आ गया है तो राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, राहुल जी ने किसानों के दर्द को आवाज उठाई। देवरिया से लेकर के गाजियाबाद तक 4000 किलोमीटर से ज्यादा उन्होंने किसान खाट यात्रा, याद होगी आपको किस तरीके से किसान जनमानस राहुल जी के पीछे चल रहा था। किसानों के लिए अगर भट्टा पारसौल में कौन सबसे पहले पैदा चला है? किसने भूमि अधिग्रहण बिल? हमारी संख्या बहुत ही निम्न हो गई थी, देश की राजनीति में सबसे कम संख्या में होने के बावजूद राहुल गांधी ने भूमि अधिग्रहण बिल पास करवाया जी। सड़कों से 4 किलोमीटर के रेंज में जितनी जमीनें थी, सब मोदी जी की सरकार जो थी उसको हड़प लेना चाह रही थी, पर उस जमीन को निकाल के लाए। उस जमीन को हड़पने का दूसरा षड्यंत्र किया, 3 काले कृषि कानून। किसने आवाज उठाई? राहुल जी ने। संसद से लेकर सड़क तक अगर उतर के कोई लड़ने गया है तो राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी के बगैर इस देश में कभी भी न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही व्यक्ति है जो डरता नहीं है इस मोदी सरकार की फासिस्टवादी ताकतों से। और लगातार मीडिया के ऊपर इसलिए प्रश्न उठ रहे हैं
कि आपके बगल में ही 4 चैनल और चल रहे हैं। मैं इस डिबेट में जब बैठा हूं तो तमाम सारे चैनल चल रहे हैं जो देश की एकता अखंडता के लिए शहादत देने वाले परिवार के उस राहुल गांधी जो 10 साल के कार्यकाल में मनमोहन सरकार के दौरान रातों रात प्रधानमंत्री बन सकता था, पर उसने कभी भी प्रधानमंत्री की इच्छा नहीं जाहिर किया। लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए धर्म जाति की राजनीति करते हैं, नफरत विघटन की बात करते हैं और इसके बाद इस देश में वोट की राजनीति करते हैं, पर राहुल गांधी ने 10 साल निष्कंटक राज्य होने के बावजूद एक बार भी इच्छा नहीं जाहिर की, क्योंकि सर, सिस्टम सर मैं तो ये कह रहा हूं कि देखिए इससे पहले कांग्रेस की 10 साल सरकार रही ना आप लोगों का जो एमएसपी गारंटी क्यों नहीं दे दी आपने, क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो है ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सर 10 साल आपकी सरकार रही ना सर, क्यों नहीं आपने एमएसपी पे गारंटी दे दी? तोड़कर सरकार को अल्पमत में लाकर सरकार बनाई। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान राहुल गांधी जी का वो इतिहास रहा है कि एक दिन में 3 राज्यों में एक ही दिन में शपथ ग्रहण करवाने का गौरव अगर किसी को मिला है वो आदरणीय राहुल गांधी जी को। कोई नेता राहुल गांधी जी के बराबर राजनीतिक कद नहीं रखता है, पर लगातार मीडिया, सोशल मीडिया, आईटी सेल द्वारा ट्रोल फैक्ट्री जो भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार माननीय राहुल गांधी और इस शहीद परिवार के जाबाज क्रांतिकारी नेता के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। इसलिए बोलना पड़ता है कि मीडिया अपना नैतिक धर्म का पालन ईमानदारी से नहीं कर रही है, और जो कर रही है उसके लिए उसका धन्यवाद। जो चैनल हमारा साथ दे रहे हैं, आपके चैनल ने भी संघर्ष किया है, योगी सरकार ने आपके चैनल के ऊपर भी अपने काले कारनामे और करतूत की जितनी भी षड्यंत्र करना था किया है। आपने आवाज नहीं, हिम्मत से लड़े और हम लोग सब आपके साथ खड़े रहे। ठीक है, मीडिया और राजनीति दोनों एक दूसरे का पूरक हैं। जितनी जिम्मेदारी हमारी ठीक है सर, आएंगे वापस आपके पास। देखिए मनोज जी आपके पास आते हैं। विकास जी ये कह रहे थे कि राहुल गांधी जो है बड़ा चेहरा, जाहिर सी बात है राहुल गांधी बड़ा चेहरा है निश्चित तौर पर, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी जो है वो सबसे बड़ा चेहरा है और उनके जितना मजबूत कोई नहीं है। सवाल ये है कि देखिए जिस तरह से तमाम विपक्षी पार्टियां, आपने देखा कि नीतीश जी जो है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को पीएम पद का दावेदार प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ममता बनर्जी भी जो है वो भी कोशिश कर रही हैं। तो ऐसे में क्या आने वाले 2024 का जो चुनाव है दिक्कतें नहीं हो पाएंगी विपक्षी पार्टियों के लिए? मनोज जी आपके लिए भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज जो है वो होगा 2024 में। देखिए एक नई बीमारी आई है कोरोना जी, उसके अभी डोज, बूस्टर डोज पता नहीं क्या क्या बन गए हैं जी, अभी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई है। ठीक उसी तरह 2014 के बाद एक नई बीमारी आई है, विपक्ष को निशाना साधो, विपक्ष पे निशाना साधो और विपक्ष को कटघरे में खड़ा करो। वो मैं आप पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, आपके चैनल पे नहीं उठा रहा हूँ, एक प्रोस्पेक्ट पूरा इंडिया में बन गया कि विपक्ष को कैसे घेर सकते हो। हमारे नेता को कहा जाता है वो एसी कमरे में रहते हैं, हमारे नेता को कहा जाता है वो ट्विटर पे रहते हैं, राहुल गांधी जी को कहा जाता है वो विदेशों में रहते हैं, उनको कहा जाता है उनको बोलना नहीं आता है, और भी तमाम सारी संज्ञाएं दी गई। जब वो कमरों में रहते हैं तो एसी का शब्द दिया जाता है, और जब कोई नेता बाहर निकल के 3700 किलोमीटर से ज़्यादा की पदयात्रा करने पे आ गया तो उस पर भी सवाल उठाएंगे। तो मैं जो कह रहा हूँ कि विपक्ष को कैसे कटघरे में खड़ा किया जाए, क्यों ये स्थिति क्यों आई, वो उसके पीछे कारण है सत्ता से सवाल पूछने की लेखनी कुंद कर दी गई। जो भी सामने खड़ा हुआ उसको काट दिया गया, उसको बौना कर दिया गया, उसको डरा दिया गया। लेकिन जिसने सवाल पूछे और पूछ रहे हैं, आप जैसा चैनल हो, कई सारे ऐसे चैनल हैं जो सवाल पूछते हैं पक्ष और विपक्ष दोनों से, तो आज ये स्थिति क्यों पड़ रही है। एक निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, आपको शांतनु जी बेहतर याद होगा, और इस पैनल में बैठे सभी लोगों को, क्यों ना कोई पदयात्रा निकाले। उस निर्भया कांड ने देश को झकझोर दिया, उनके जो अभियुक्त थे उनको फांसी हो गई जी, कानून लाके, एक निर्भया कांड हुआ था जी। बीजेपी वो सरकार है जिसने देश की आंखों में मिर्च झोंक दिया, नरेटिव बदल दिया। वहीं गुजरात के मामले में जो रेप और हत्या, 13 हत्या और रेपिस्ट के जो उनके अपराधी थे भाजपाई, उनको माला पहनाई गई, उनकी सजा माफ कर दी गई। ये बदलाव है इस देश में। हम कहां जा रहे थे निर्भया कांड से
और हम कहां पहुंच रहे हैं आदरणीय मोदी जी की सरकार में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मैं मनोज जी। अभी मेरी बात पूरी नहीं, शांतनु मनोज जी, जी, ये मैं ये चाहता हूं कि सर आप मुद्दे पर हैं। 2024 में क्या आज ये स्थिति जो शांतनु जी पढ़ रही है कि कोई पदयात्रा नहीं तक है, ये दशकों में कोई करता है जी। इससे पूर्व में जानकारी दे देता हूं, चंद्रशेखर जी ने कन्याकुमारी से राजघाट तक की थी यात्रा जी 4000 किलोमीटर के करीब की। तो अब वो 1983 में उन्होंने किया था, 1983 में शुरू हुआ था, 1984 में पूरा हुआ। कई कितने दशक बीत गए, तो कहीं ना कहीं उसी वही इतिहास जो है वो दोहराने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि विपक्ष को सड़क पे 4000 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है, ठीक है, संवाद ये सवाल पड़ रहा है। ये सरकार को अपना गिराबान झांकना चाहिए ना। ठीक है, कब झांकेगी सरकार कि बेशर्मी आप 50 जगह ईडी के छापे मरवाओगे, 100 जगह मरवाओगे, एक साथ 200 जगह मरवाओगे, 1000 से ज्यादा विधायक आपके। आप एक बात मेरी पूछो बीजेपी से, और 300 से ज्यादा आपके सवाल का मनोज जी, दर्जनों पूंजीपति मित्र हैं, किसी के यहाँ छापा पड़ेगा। ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेंगे बीजेपी के प्रवक्ता से, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, और ब्रेक के बाद लगातार ये चर्चा जारी रहेगी और आपका जो सवाल है मनोज जी जवाब लेंगे बीजेपी के प्रवक्ता से। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।